Okay, so in the male reproductive system, today we will discuss what are gonads. So, gonads are the structures or organs responsible for the production of gametes. In case of males, that are testes and testicles. Talking about the basic features, ये paired होते हैं, oval glands होते हैं, glands focus कि ये glands होते हैं इस केस में in the scrotum. एंड ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये अपनी कुछ सिक्रीशंस या हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. तो अगर लेंथ की बात करें 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 10 to 15 ग्राम्स इन वेट. इतना डन है कि गोनाड्स क्या थे, मेल्स के केस में कौन से होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो जो हमारी किडनीज़ होती हैं, किडनीज़ बीन शेप्ड ऑर्गन्स, उसके पास में ही ये डेवलप होते हैं और बाद में ये माइग्रेट या डिसेंड करते हैं टू द पेल्विस एरिया विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल्स. ठीक है, तो यही बात बताई हुई है. दीज डेवलप नियर द किडनीज इन पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन एंड यूजुअली बिगिन द डिसेंट इनटू स्क्रॉटम वाया इंग्विनल कैनाल्स. और ये हो कब रहा होता है? इन द लेटर हाफ ऑफ 7th month ऑफ फीटल डेवलपमेंट. जस्ट इन केस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, कब हो रहा है. नाउ वी हैव द लेयर्स इन टेस्टिस. दो ही लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका वैजिनालिस एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. जो ट्यूनिका वैजिनालिस है ये नीचे की लेयर होती है एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज अपर मोस्ट लेयर. ठीक है, देन वी हैव कि ट्यूनिका वैजिनालिस सीरस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है जो कि डिराइव होती है पेरिटोनियम से. ठीक है, एंड ये टेस्टिस को पार्शियली कवर करती है. ठीक है, ये पॉइंट भी आ गया. एंड देन इट हैज़ हाइड्रोसील, यानी कि क्योंकि ये एक सीरस मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन्स का करेक्टरिस्टिक होता है कि उनके पास एक सीरस फ्लूइड होता है. तो हाइड्रोसील इज अ करेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड. डन. Then we have the outer layer which is tunica albuginea. It surrounds the tunica vaginalis as discussed. White fibrous capsule होता है. याद रखना जहाँ पे भी कैप्सूल की बात आती है, कैप्सूल हमेशा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से ही बना होता है. सो इट एक्सटेंड्स इनवर्ड्स और ये आगे जाके ऐसे इनवर्ड्स एक्सटेंड कर जाती है लेयर और ये एक सेप्टम बनाता है जिसको हम स्क्रॉटल सेप्टम बोलते हैं. ठीक है, तो ये डिवाइड करता है टेस्टिस को अलग अलग लॉब्यूल्स में. कितने लॉब्यूल्स में? 200 to 300 इन नंबर. ठीक है, और हर लॉब्यूल जैसे कि ये इनवर्ड जब जाता है तो ये लॉब्यूल के फॉर्म में इसको डिवाइड करें. मान लो ये एक लॉब्यूल है तो इसके अंदर ऐसे हाईली कॉल्ड 1, 2 या 3 या 1 to 3 स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं विच आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज दीज आर द सेंटर्स फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोल देते हैं. ऑल डन. देन वी हैव द डायग्रामेटिक व्यू. तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि ट्यूनिका वैजिनालिस इनर लेयर है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आउटर लेयर है. ठीक है, नाउ वी हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या हो रहा होता है, योग सैक जो होता है वो प्राइमोडियल सेल को प्रोड्यूस करता है. प्राइमोडियल जर्म सेल जो होते हैं वो सबसे पहला सेल बनता है जो अभी डिफ्रेंशिएशन के बाद बनाता है स्पर्मेटोगोनिया. एंड यही स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके टेस्टिस में एंटर कर जाते हैं एंड ये डॉर्मेंट रहते हैं, मतलब कि इनका कोई काम नहीं होता टिल दे रीच द मेल रीचेज एट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल व्यू आ गया कि कैसे हो रहा होता है पर प्रेगनेंसी से लेके प्यूबर्टी तक. नाउ वी हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. अब सेल्स किस तरह के? एक हो गए स्पर्मेटोजेनिक या स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स, देन देयर आर सब्सटेंटिकुलर और सटोली सेल्स. ओके, तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स नाम से ही क्लियर है कि ये स्पर्म को फॉर्म करेंगे. सब्सटेंटिकुलर या सटोली सेल्स का काम होता है नरिशमेंट का. सो दीज एक्सटेंड फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द ल्यूमेन. राइट, सो ल्यूमेन बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल बाहर की लेयर होती है, उससे एक्सटेंड करते हैं इनटू द इनर वर्ड्स ल्यूमेन तक. ठीक है, तो इन जो सेल्स होते हैं, मान लो ये 2 सेल्स हैं. ठीक है, 2-3 सेल्स बना दी मैंने, सटोली सेल्स हैं. इनके बीच में कुछ इस तरह से कनेक्शंस होते हैं या एक जंक्शंस होते हैं जिनको हम ब्लड टेस्टिस बैरियर बोलते हैं. ये जो ब्लड टेस्ट बैरियर होता है वो यहाँ सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है. इसका काम होता है इम्यूनल रिस्पॉन्स का. देन इट ऑल्सो हैज़ another function that allows substances to pass through Sertoli cells before reaching the developing sperm. 2 functions थे, one is this and other is immune response. Now the characteristics of Sertoli cells. These cells support and protect the developing spermatogenic cells. तो इनका काम support and protection का होता है. किसकी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन? ऑफ द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. राइट, सो ऑल्सो ये फेगोसाइटाइज करते हैं, जो भी एक्सेसिव स्पर्मेटिड साइटोप्लाज्म होता है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं. एंड ये कंट्रोल करेंगे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की मूवमेंट का. एंड किस तरह से वो रिलीज़ होंगे उसको भी कंट्रोल करती हैं हमारी सर्टोली सेल्स, जो कि हमारे कहाँ पे पड़े हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. ऑल्सो दीज प्रोड्यूस फ्लूइड फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके उसका ट्रांसपोर्ट. और ये एक हार्मोन सिक्रिएट करेंगे इनहिबिन. स्टार मार्क कर लेना कि ये हार्मोन सिक्रिएट कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द सर्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एंड ये इनहिबिन आगे कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन और FSH के सिक्रीशन को, दैट वी विल सी इन द हार्मोनल कंट्रोल. डन. नाउ वी हैव
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्लोजअप व्यू। तो हमने बात की थी कि जो स्क्रॉटल सेप्टम है वो अलग अलग लोब्स डिवाइड करेगा और हर लोब के पास 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉइल स्ट्रक्चर पड़े होंगे, राइट। सो इसी का एक क्लोज व्यू है, दैट इज अब लाइक दिस। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो आगे आ गया लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल, जो कि हमारी इंटरस्टिशियल स्पेसेस के बीच में पड़े होंगे। देन वी हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसकी हमने पीछे भी बात की थी, एंड इसको नरिशमेंट और वास्कुलरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ब्लड कैपिलरी भी पड़ी होती हैं इसको सप्लाई देने के लिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास से ही स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होते हैं वो अराइज करते हैं। सबसे पहले बनता है स्पर्मेटोगोनियम, जो कि डिप्लॉयड होता है। स्पर्मेटोगोनियम के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, वो भी डिप्लॉयड होता है। उसके बाद मियोसिस होती है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड, एंड फाइनली देन द स्पर्म सेल। ये आगे सारा प्रोसेस हम स्पर्मेटोजेनेसिस में डिटेल में देखेंगे। ऑल्सो बीच में कुछ सब्सटेंटिकुलर सेल्स भी पड़े होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कौन से सेल्स हैं, स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। देन वी हैव द ब्लड टेस्टिस बैरियर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने जिसकी बात भी की थी। एंड देन ये किस तरह से इसका पाथवे ल्यूमेन तक जाता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, एंड किस तरह से ये सेल्स आगे डिफ्रेंशिएट करके एट द एंड स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं वो भी यहाँ दिखाया गया है। सो इतना डन है। नाउ वी हैव स्पर्मेटोजेनेसिस, तो कि एक ये प्रोसेस होता है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स विच इज़ अबाउट 65 to 75 डेज का प्रोसेस। सो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये एक्सटर्नल रीजन है, ये इंटरनल रीजन है, ठीक है। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि हमने पीछे देखा ही था, इसको डिटेल में देखेंगे कि पहले एक स्पर्मेटोगोनियम बनता है, जो कि एक प्राइमोडियल जर्म सेल, जो हमने बात की थी ना, सुयोग सैक से प्राइमोडियल जर्म सेल बनेगा, डिफ्रेंशिएशन के बाद स्पर्मेटोगोनियम बना देगा। तो ये वही स्टेम सेल है जिसका काम होता है कि एक रेजरवायर का काम करेगा ये, ताकि फ्यूचर सेल्स की बना सके, एट दी एंड ये फ्यूचर सेल्स को बनाए जो कि आगे स्पर्म की प्रोडक्शन करे। कुछ स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं प्रिकर्सर स्टेम सेल बन जाते हैं, एंड कुछ की माइटोसिस हो जाती है। माइटोसिस होने के बाद कुछ स्पर्मेटोगोनिया बेसमेंट मेम्ब्रेन से आगे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो डिप्लॉयड ही हैं अभी भी। माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, कुछ कंटेंट्स इसके डबल हो जाते हैं, कुछ कंटेंट्स से कुछ साइज इसका डबल हो जाता है, कह सकते हैं आपकी साइज इसका इनलार्ज हो गया और इसमें कुछ नरिशमेंट के कंटेंट्स बढ़ जाते हैं। नाउ वी हैव इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है। अब डिफ्रेंशिएशन होने के बाद क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, टेट्राड की फॉर्मेशन होती है और क्रॉसिंग ओवर होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आगे। डिफ्रेंशिएशन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या फ़र्क होता है स्पर्मेटोगोनियम से, दैट इज इट हैज़ डीएनए रेप्लिकेटेड फॉर्म में, टेट्राड फॉर्म हो चुका होता है यहाँ पे और क्रॉसिंग ओवर भी हो गई होती है। देन वी हैव मियोसिस। अब मियोसिस का प्रोसेस दो पार्ट्स में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या क्या बन रहा है, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा। मियोसिस 2 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। पहले वो डिप्लॉयड था, 2n था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 2 में वो सिर्फ हैप्लॉइड रह गया एंड इसने 2 सेल्स की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया एंड 2 सेल्स जो थे फर्स्ट मियोसिस के बाद बनते हैं, एंड उसके बाद 2 सेल्स फर्दर बनते हैं सेकेंड मियोसिस के बाद, क्योंकि वो इक्वेशनल डिवीजन होती है सिमिलर टू माइटोसिस, एंड फर्स्ट डिवीजन में हमारी रिडक्शन हो चुकी है। तो हमारे पास एट दी एंड 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं और इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज देखने को मिलता है। और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्यों होता है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जब प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं तो वो साइटोप्लाज्मिक सेपरेशन नहीं कर पाते, यानी कि उनकी न्यूक्लियर सेपरेशन हो चुकी होती है बट साइटोप्लाज्म सेपरेट नहीं हुआ होता, तो एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाती है। और उसके बाद ये आगे स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस की हेल्प से, ये वाला पार्ट स्पर्मियोजेनेसिस होती है इन चारों स्पर्मेटिड्स की, यानी इस प्रोसेस के बाद डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म हो जाती है। इसी को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। सो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ बाद में स्पर्मिएशन प्रोसेस की हेल्प से स्पर्म बनते हैं, क्योंकि पहले ये लूमेन में नहीं पहुंचे होते, ये बाद में जब ल्यूमेन में पहुंचता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ ये जब लूमेन में पहुंचेगा, इसके दौरान ही स्पर्मिएशन का प्रोसेस होगा, जिसमें स्पर्मेटोजोआ आगे स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पर्म, हर दिन जो मेल होते हैं वो अबाउट 300 स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसका साइज़ की बात करें तो इट इज़ 60 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग। पार्ट्स की बात करें तो इस तरह का इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने, तो आप इसमें देख सकते हो कि अपर मोस्ट एरिया में एक्रोसोम पड़ा है। एक्रोसोम कुछ नहीं है, एक इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो आगे इसको पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। इट कवर्स द इंटीरियर 2/3 ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके नीचे का एरिया है जो रेड में शेडेड है, ये वाला न्यूक्लियस एरिया।
and is a cap-like vesicle filled with enzymes that help the sperm to penetrate to fertilize secondary oocyte. ठीक है, सो ये इसका फंक्शन है. एंड उसके बाद आता है हेड. तो ये एक्रोसोमा न्यूक्लियस एरिया हेड को कंस्टिट्यूट करता है. हेड इज़ 4 to 5 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग. डन. सो न्यूक्लियस की बात करते हैं. न्यूक्लियस क्योंकि हमने बात की थी स्पर्म हैप्लॉइड होता है, तो न्यूक्लियस हैज 23 हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम. नाउ वी टॉक अबाउट द नेक. नेक के पास सेंट्रियोल्स होते हैं. तो नेक एरिया ज्वाइन करता है हेड को टेल के साथ. अब टेल एरिया में बात करते हैं. सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया की. माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है द पावर हाउस ऑफ द सेल. सो स्पर्म भी एक हेप्लॉइड हमारे पास गैमीट होता है जो जिसका काम होता है आगे माइग्रेट करता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास में. तो माइग्रेशन के लिए इसको जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है. तो इसके पास अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. मिडिल पीस होता है. मिडिल पीस के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं दैट प्रोवाइड एटीपी फॉर स्पर्म लोकोमोशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑल्सो. देन वी हैव द टेल. टेल के पास 4 पार्ट्स होते हैं. नेक, मिडिल पीस, प्रिंसिपल पीस एंड एंड प्लेट. नाउ यू कैन सी द प्रिंसिपल पीस जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है जो ज़्यादा शेडेड है, प्रिंसिपल पीस. देन वी हैव द एंड पीस और बीच में इसका नेक और मिडिल पीस भी आ जाता है. सो वंस इजैकुलेटेड द स्पर्म्स रिमेन वायबल फॉर 48 आवर्स विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. जब ये इजैकुलेट हो गया मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर आ गया, बाहर के एनवायरनमेंट में जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है तो ये 48 आवर्स तक जिंदा रहता है, वायबल रहता है. सो इट इज़ डन. हमने कर लिया कि स्पर्म क्या होता है और उसके क्या क्या हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शन. प्यूबर्टी के टाइम पे आता है हाइपोथैलेमस का रोल. सो हाइपोथैलेमस एक ऐसा हमारे पास ग्लैंड होता है विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़, रिलीजिंग एक्टिविटीज़ एज वेल एज इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़. तो हाइपोथैलेमस पड़ा है हमारे ब्रेन में, राइट. सो इसके पास होते हैं कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. तो ये सिक्रेटरी सेल्स करते हैं इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ GnRH विच इज़ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. ये GnRH आगे एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनाडोट्रॉफ्स को स्टिमुलेट करता है एंड एंटीरियर पिट्यूटरी आगे 2 गोनाडोट्रोफिन रिलीज करती है या 2 हार्मोन रिलीज करती है. तो 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट. सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इट स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल्स टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन. आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट बिफोर कि इंटरस्टिशियल सेल जब हमने बात की थी यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो यहाँ पे लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स आए थे विच आर द स्पेसेस बिटवीन एडजेसेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. लेडिक सेल्स वहाँ पड़े होंगे जब एडजेसेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेसेस होंगी वहाँ पे. तो इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी तभी बोल देते हैं. एंड इनका मेजर रोल है सिक्रीट द टेस्टोस्टेरॉन दैट द मोस्ट प्रेवलेंट एंड्रोजन जो कि मैस्कुलिन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो लेडिक सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज करवाना, राइट. सो यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गया. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल्स, यानी कि LH का काम है लेडिक सेल को स्टिमुलेट करना टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए. टेस्टोस्टेरॉन क्यों चाहिए? मैस्कुलिन डेवलपमेंट के लिए, राइट. एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन is another gonadotrophin which indirectly stimulates spermatogenesis, right. तो ये indirectly spermatogenesis में अपना रोल प्ले करता है. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन दोनों इकट्ठे मिलके, देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से आया एंड टेस्टोस्टेरॉन मतलब इनडायरेक्टली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब दोनों अपना इकट्ठा कंट्रीब्यूशन करने के बाद एक्ट करते हैं सबस्टैंटिकुलर या सेटोली सेल्स पे. अब ये सेटोली सेल्स आगे एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के स्टिमुलेट करते हैं उसके सिक्रीशन को. कहाँ पे? टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. तो ये जो प्रोटीन है ना, मान लो ये एक प्रोटीन है, किसने सिक्रीट करवाया? FSH ने. कहाँ से सिक्रीट हुआ? सर्टोली सेल से, ठीक है. मतलब FSH प्लस LH का इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सर्टोली सेल्स के ऊपर और ये सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आगे ल्यूमेन में चला जाता है एंड ल्यूमेन में जाने के बाद इस प्रोटीन के ऊपर जाके मतलब ये आगे जाके टेस्टोस्टेरॉन के साथ बाइंड कर जाता है एंड उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, राइट. सो जब उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है इट स्टिमुलेट्स द फाइनल. जब टेस्टोस्टेरॉन की स्टिमुलेशन हो जाती है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है तो आगे जाके ये स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, राइट. तो ये एक साइकिल बना हुआ है. ऑल्सो सर्टोली सेल्स को जब ये स्टिमुलेट करेगा, इनका एक और काम था टू रिलीज द हार्मोन इनहिबिन. इनहिबिन का काम होता है कि अगर ये प्रोसेस एक्सेसिव में हो रहा है यानी FSH एक्सेसिव में रिलीज हो गया तो इनहिबिन आगे जाके इसकी प्रोडक्शन को थोड़ा कम करेगा, इनहिबिट करेगा, राइट.
Once the degree of spermatogenesis required is done, the Sertoli cells release inhibin which inhibit the formation of FSH. यानी कि जब इसका स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस हो चुका है तब क्यों चाहिए हमें दोबारा स्पर्म थोड़ा ना बना रहे हैं, तो फिर Sertoli cells इनहिबिन बनाएंगे और इनहिबिन आगे FSH की रिलीज को कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा. सो दिस इज़ द हार्मोनल कंट्रोल कि हाइपोथैलेमस आगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, उसने 2 हार्मोन रिलीज किए, किस तरह से ये एक शॉर्ट में बता रखा है. टू द कंट्रोल ऑफ ब्लड लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन. देखो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल लेवल था, तब मेंटेन्ड कंडीशन थी. जस्ट इन केस कोई स्टिमुलस आया जिसने कि इसके लेवल को हिला दिया, मतलब नॉर्मल कंडीशन से इसको डिसरप्ट कर दिया. अब हुआ क्या, टेस्टोस्टेरोन का मान लो लेवल बढ़ गया, ठीक है. तो इस लेवल को डिटेक्ट करेंगे हमारे रिसेप्टर जो कि हाइपोथैलेमस में पड़े होते हैं. हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स आगे GnRH को रिलीज करेंगे. GnRH आगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा. एंटीरियर पिट्यूटरी फिर आगे अपने जो 2 हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था LH और FSH में से LH के लेवल को डिक्रीज करेगा, क्योंकि LH वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द लेडिक सेल्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन. जब LH के ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी ने मैसेज शेयर किया कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, तो LH आगे जाके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम कर देगा बाय इनहिबिटिंग या डिक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ लेडिक सेल्स. सो इन रिस्पॉन्स टेस्टोस्टेरोन का लेवल फिर वापस से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा. तो इस तरह से ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कंट्रोल रहता है. तो वही स्टिमुलस कंट्रोल कंडीशन, रिसेप्टर्स ने GnRH का लेवल कम किया और आगे एंटीरियर पिट्यूटरी ने LH का लेवल कम किया ब्लड में. इंटरस्टिशियल सेल्स ने फिर टेस्टोस्टेरोन कम बनाना शुरू किया एंड इस तरह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल हो गया. तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने सारा गोनाड्स, स्पर्मेटोजेनेसिस सब डिटेल में डिस्कस किया अलॉन्ग विद द डायग्राम्स. So now the ducts of male reproductive system include first of all the duct of testis. टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी डक्ट्स हैं, तो सबसे पहले जो डक्ट आएगी वो स्ट्रेट ट्यूब्यूल आएगी, जो कि छोटी छोटी डक्ट्स होंगी. ये आगे कंबाइन करती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं. इस नेटवर्क को रेटेड टेस्टिस बोलते हैं. रेटेड टेस्टिस अपनी सिक्रीशन को आगे स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करेगा इफरेंट डक्ट ऑफ एपिडाइडाइमिस में, जो आगे एम्प्टी आउट हो जाएंगी इनटू द डक्टस एपिडाइडाइमिस. ठीक है, तो टेस्टिस में इतना ही था, यही कहानी है टेस्टिस की. देन वी हैव एपिडाइडाइमिस. Epididymis is an organ. Okay, it is an organ about 4 centimeter long that covers along superior and posterior border of each testis, having a comma shape in profile. Epididymis की जो शेप होती है जैसे एक कॉमा होता है ना, उस तरह से ये जो हमारे टेस्टिस है ये उसको एक कॉमा की तरह लाइन कर रहा होता है ऑर्गन. ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. एपिडाइडाइमिस का प्लूरल होता है एपिडाइमाइट्स. ठीक है, सो हर एपिडाइडाइमिस के पास टाइटली कॉइल्ड डक्टस एपिडाइडाइमिस होती है. ठीक है, जो हमने पीछे भी बात की डक्टस एपिडाइडाइमिस की. देन इसकी बात करते हैं तो इट इज़ 6 मीटर इन लेंथ. यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, इट इज़ 6 मीटर इन लेंथ इफ़ अनकॉइल्ड. वैसे बहुत कॉइल्ड होती है वैसे, बट अगर इसको खोल के देखें तो इट इज़ अबाउट 6 मीटर. इसकी लाइनिंग की बात करें, इट इज़ लाइंड विद सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम. राइट, सो जो स्टूडो सर्टिफाइड कोलमनर एपिथेलियम होता है, इसके पास कुछ फ्री सर्फेसेस होते हैं जिसको हम स्टीरोसीलिया बोल देते हैं, जो कि माइक्रोविलाई होते हैं, नॉट सीलिया. इसके नाम पे मत जाना कि ये सीलिया होगा, नॉट सीलिया बट माइक्रोविलाई. इनका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ डिजेनरेटेड स्पर्म. अब हर स्पर्म सर्वाइव नहीं करेगा, रास्ते में कई स्पर्म्स की डेथ होगी, डिजेनरेट होंगे, तो उनको रीएब्जॉर्ब करने के लिए स्टीरोसीलिया माइक्रोविलाई पड़े होते हैं ऑन द लाइनिंग ऑफ डक्टस एपिडाइडाइमिस विच इज मेड अप विद सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम. राइट, सो इसके आसपास लार्ज लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल देखने को मिलती हैं. नाउ वी हैव टेस्टिस. टेस्टिस जो है इट जॉइंट्स डक्टस एपिडाइडाइमिस एट अ लार्जर सुपीरियर पोर्शन. यानी कि अब ये डक्टस एपिडाइडाइमिस के 3 पार्ट्स आ गए. तो सबसे पहले का पार्ट आएगा हेड, उसके बाद आएगी बॉडी, देन द टेल. सो द बॉडी इज द नैरो मिड पोर्शन. हेड को तो टेस्टिस कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये हमारी टेस्टिस है और ये हमारा एपिडाइडाइमिस है. लेट सपोज यहाँ पे हमारा हेड एरिया है जो कि टेस्टिस को कनेक्ट कर रहा है. दिस इज द बॉडी एंड आगे का जो होगा वो टेल होगा. ठीक है, तो बॉडी इज द नैरो मिड पोर्शन एंड द टेल इज एट द डिस्टल एंड विच फर्दर कंटिन्यूज एट डक्टस डेफरेंस और वास डेफरेंस. राइट, सो एपिडाइडाइमिस के फंक्शंस की बात करें, इट इज़ द साइट फॉर स्पर्म मैच्योरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट कि एपिडाइडाइमिस में ही स्पर्म्स मैच्योर होते हैं और कितने टाइम में होते हैं, 14 डेज के टाइम पीरियड पे. सो यहीं पे स्पर्म्स मैच्योर होंगे, उनको मोटिलिटी आएगी, मतलब उनको मूव करने की पावर आएगी और फर्टिलिटी की पावर भी यहीं पे आएगी.
एंड इट हेल्प्स इन प्रोपल्शन ऑफ स्पर्म्स इनटू द अदर ट्यूब दैट इज वास डिफरेंस, जो कि अगली हम बात करेंगे, ड्यूरिंग सेक्शुअल अराउजल बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मून मसल का क्या रोल था फॉर द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आगे प्रोपल्शन में हेल्प करेगी. एंड इट ऑल्सो स्टोर्स स्पर्म विच रिमेन वायबल फॉर अप टू सेवरल मंथ. स्टोरेज का भी काम कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन का भी काम कर रहा है. तो हमारे पास ये फंक्शन आ गए. अगली डक्ट को कनेक्ट करता है इसका टेल रीजन एपिडाइडमिस का, विच इज डक्टस, या फिर डक्टस डेफरेंस बोल दो या फिर वास डेफरेंस बोल दो, विच इज अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट असेंड्स अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एपिडाइडमिस थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड एंटर्स द पेल्विक कैविटी. यानी ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से असेंड होता हुआ हमारी पेल्विक कैविटी में एंटर करता है. लूप्स ओवर द यूटरस, यानी कि ये जो हमारा यूटरस है यहाँ से जो वास डिफरेंस आ रही थी उसके डक्टस डिफरेंस आ रही थी, उसके बाद वास डिफरेंस लूप करता हुआ यूटरस से एक साइड में पास होता है एंड पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ पीछे वाली साइड पे यूरिनरी ब्लैडर के पहुंच जाता है. ठीक है. सो एम्पुला इज द डायलेटेड टर्मिनल पोर्शन ऑफ डक्टस डिफरेंस. ये इसका एक रीजन होता है एम्पुला, जो कि डायलेटेड होता है, थोड़ा खुला होता है. टर्मिनल पोर्शन मतलब आगे का पोर्शन होता है, बिल्कुल लास्ट पोर्शन होता है ऑफ द डक्टस डेफरेंस. राइट. सो इट हैज़ मेजर 2 लेयर्स, म्यूकोसा एंड मस्क्यूलरिस. म्यूकोसा जो कि वही सेम सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है और उसके नीचे कनेक्टेड टिश्यू की लैमिना प्रोप्रिया की लेयर होगी फॉर वास्कुलैरिटी एंड नरिशमेंट. एंड मस्क्यूलरिस लेयर के पास स्मूथ मसल की 3 लेयर्स होंगी. सो आउटर मोस्ट वुड बी लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल. बाहर वाली भी लंबी लॉन्गिट्यूडनल है, अंदर वाली भी लंबी है और बीच वाली सर्कुलर है. ठीक है. सो अब इसके फंक्शंस की अगर बात करूं, इट कन्वेज स्पर्म्स ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम एपिडाइडमिस टुवर्ड्स द यूरेथ्रा बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर कोट. एंड इट कैन ऑल्सो स्टोर स्पर्म्स फॉर सेवरल मंथ. इट कैन ऑल्सो रीअब्जॉर्ब. मोस्टली इसके फंक्शंस भी हमारे एपिडाइडमिस जैसे ही सेम ही होते हैं. Okay, so urethra is the shared terminal duct of reproductive and urinary system which acts as a passageway for both semen and urine. जब ये दोनों रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है तो रिप्रोडक्टिव की सिक्रीशन को भी एक टर्मिनल डक्ट का काम करेगी एंड यूरिनरी सिस्टम के लिए भी एक टर्मिनल डक्ट का काम करेगी. यानी सीमेन और यूरिन दोनों यहाँ से पास करेंगे. It is about 20 centimeter long and passes through prostate, deep muscles of perineum and the penis, and is subdivided into 3 parts. So prostatic urethra, intermediate urethra and spongy urethra. 3 parts में divided होता है. जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है ये प्रोस्टेट से पास करेगा, क्योंकि ये 3 जगह से पास कर रहा होता है ना, तो प्रोस्टेट से पास करने वाला यूरेथ्रा हो गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. एंड जो यूरेथ्रा डीप मसल्स ऑफ पेरिनियम से पास करेगा विच इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो होगा इंटरमीडिएट यूरेथ्रा. राइट. एंड जो यूरेथ्रा लास्ट में पीनिस से यानी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम रीजन जो होता है पीनिस का वहाँ से पास करेगा, दैट इज स्पॉन्जी यूरेथ्रा विच इज़ अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. राइट. तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर सबसे ऊपर प्रोस्टेटिक, देन 1 सेंटीमीटर इंटरमीडिएट, देन 15 to 20 सेंटीमीटर स्पॉन्जी यूरेथ्रा. सो अगर हम सीमेन की बात कर लेते हैं, सीमेन इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड. सेमिनल फ्लूइड जो कि अलग अलग जगह से सिक्रीट हो जाता है, जैसे सेमिनल वेस्टिब्यूल सिक्रीट करेंगी, सेमिनल वेसिकल्स भी सिक्रीट करेंगी, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी सिक्रीट करेगा, which provides us transportation medium, nutrients and protection from hostile acidic environment of male urethra and female vagina. तो उनको वाइबल रखने के लिए सेमिनल फ्लूइड रिक्वायर्ड होता है, साथ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए. इसके अंदर 50 to 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं. राइट. अगर सीमेन के अंदर 20 मिलियन से कम स्पर्म्स पाए जाते हैं तो उसको इनफर्टाइल बोला जाता है. और 2.5 to 5 मिलियन पर ml हर इजैकुलेशन में सीमेन सिक्रीट किया जाता है. स्लाइटली एल्केलाइन पीएच होता है इसका, यानी 7.2 to 7.7, क्योंकि अगर इसका हायर पीएच होगा और लार्जर वॉल्यूम होगा सेमिनल वेसिकल्स का, इसी वजह से इसको एक एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड किया जाता है. प्रोस्टेटिक सिक्रीशन जिसको मिल्की अपीयरेंस देते हैं, सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल इसको स्टिकी अपीयरेंस, स्टिकी नेचर प्रोवाइड करते हैं. कोएगुलेशन का टाइम अगर देखें तो इट इज़ अबाउट 5 minutes ऑफ इजैकुलेशन. हर आफ्टर 10 to 20 minutes के बाद प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन चाहिए होता है ताकि इसका जो क्लॉट हो वो टूट सके. अगर क्लॉट नहीं टूटेगा तो इसका कोएगुलेशन हो जाएगा 5 मिनट बाद. यहाँ पे 2 कंडीशंस आती हैं, कैपेसिटेशन यानी स्पर्म्स आर अफेक्टेड बाय सिक्रीशंस ऑफ यूटेराइन ट्यूब बाय दिस प्रोसेस, एंड हीमोस्पर्मिया यानी प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्पर्म. प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब होता है जब इजैकुलेशन काफ़ी जल्दी हो जाती है.
सो राइट, दिस इज फॉर अबाउट द डक्ट्स, जिसमें हमने की डक्ट्स ऑफ टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस, स्पोमेटिक कॉर्ड जो कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी है, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, राइट। नाउ वी विल डू द एसेसरी ग्लैंड्स, जिनको हम एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स भी बोल देते हैं ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आता है सेमिनल वेसिकल, जिसको सेमिनल ग्लैंड भी बोल देते हैं। दीज आर कॉन्वोल्यूटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, पोस्टीरियर टू द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर का जो बेस होता है इसके बैक साइड पे ऐसे पोस्टीरियरली पड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पड़े होते हैं। एंड एंटीरियर टू द रेक्टम, रेक्टम के आगे, एंड यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। हैज सेमिनल वेसिकल डक्ट्स, और इन डक्ट्स का काम होता है एल्केलाइन विस्कस फ्लूइड को सिक्रीट करना, जिसके पास फ्रक्टोज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे और क्लॉटिंग प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। और ये एल्केलाइन नेचर वहाँ सीमेन को प्रोवाइड कौन कर रहा है? सेमिनल वेसिकल, जिससे कि उसको वायबिलिटी मिलती है ताकि वो सर्वाइव कर सके एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करके, राइट। सो फ्लूइड सिक्रीशंस बाय सेमिनल वेसिकल्स नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60% वॉल्यूम ऑफ सीमेन, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कि इसके पास जो फ्रक्टोज है वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन स्पर्म मोटिलिटी और वायबिलिटी के लिए होंगे, एंड क्लॉटिंग प्रोटीन्स का काम होता है कोएगुलेशन प्रोवाइड करना आफ्टर इजैकुलेशन। जो 5 मिनट बाद ये कोएगुलेट हो रहा है वो क्लॉटिंग प्रोटीन जो सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से हो रहा होता है। सो 60% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सीमेन के वॉल्यूम को। देन वी हैव प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एक डोनट शेप ग्लैंड होता है, ठीक है, डोनट शेप सिंगल ग्लैंड होता है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ गोल्फ बॉल, 4 सेंटीमीटर साइड टू साइड इसका साइज होता है, 3 सेंटीमीटर टॉप टू बॉटम एंड 2 सेंटीमीटर फ्रंट टू बैक। इसके साइज के बारे में बता रखा है। inferior to the urinary bladder and surrounds the prostatic urethra, जो कि about 2 to 3 सेंटीमीटर का था, हमने किया था जब। slowly increases the size from birth to puberty, rapidly ये 30 की एज तक एक्सपैंड करेगा, 45 तक स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार यूरिन को पास होने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। देन वी हैव इट क्रिएट्स अ मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड जिसका पीएच थोड़ा सा एसिडिक होता है 6.5 के अराउंड, जो कि उसके पास बहुत तरह के सब्सटेंसेस जैसे कि सिट्रिक एसिड होता है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ आता है, एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो क्लॉटिंग प्रोटीन को तोड़ते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग रुक सके, एंड एज जो क्लॉटिंग होती है सीमेन की वो रुक सके, एंड एसिडिक फॉस्फेटेज जिसका अननोन फंक्शन है, और सेमिनल प्लाज्मिन जो एंटीबायोटिक का काम करता है। फ्लूइड सिक्रीशंस जो प्रोस्टेट कर रहा होता है वो 25% होती हैं, अबाउट 25% ऑफ सीमेन की वॉल्यूम, ठीक है, और स्पर्म मोटिलिटी और वायबिलिटी के लिए ही मेनली इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव बल्बरी यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको काउपर ग्लैंड भी बोल देते हैं, साइज ऑफ पी यानी कि मटर के साइज का होता है छोटा सा, एंड इट इज लोकेटेड इंफीरियर टू प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के नीचे आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा पड़ा होता है विद इन द डीप मसल्स ऑफ पेरिनियम। इसके पास डक्ट्स होती है जो स्पॉन्जी यूरेथ्रा में खुल जाती है, और ये एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रिएट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, जो कि एल्कलाइन फ्लूइड न्यूट्रलाइज करता है एसिड जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको, ताकि स्पर्म इजीली पास ऑन हो सके और प्रोटेक्शन मिल सके उनको। म्यूकस सिक्रीट करेगा फॉर लुब्रिकेशन, और म्यूकस की वजह से क्या होता है स्पर्म को डैमेज भी कम हो जाता है। एंड फ्लूइड के अंदर बल्बरी यूरेथ्रल का जो फ्लूइड होता है उसके पास एक भी स्पर्म सेल नहीं होता, ठीक है। तो these were all the accessory 6 glands: seminal vesicle, prostate and bulbourethral gland. Now we have the supporting structure, जिसमें हम mainly कर ही चुके हैं कि spermatic cord के बारे में। Now we will discuss about scrotum. Scrotum एक loose skin होती है, ठीक है, ये subcutaneous layer में होती है जो कि root of penis, penis की एकदम root से arise कर रहा होता है। Externally ये 2 parts में divided होता है, laterally divided होता है into raphe, ठीक है, internally भी ये 2 compartment divided होता है with the help of scrotal septum, right। और हर जो स्क्रॉटल सेप्टम होता है विच इज मेड अप ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड डार्टोस मसल। डार्टोस मसल, क्रीमास्टर मसल हमने देखी थी स्पर्मेटिक कॉर्ड में, और यहाँ पे हमने देखी डार्टोस मसल जो कि स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। एंड देयर इज ऑल्सो क्रीमास्टर मसल जो कि दोनों कट्ठी, डार्टोस मसल और क्रीमास्टर मसल दोनों कट्ठी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जो क्रीमास्टर मसल होती है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड से पास करती हुई टेस्टिस को सराउंड करती है, स्क्रॉटम के ही अंडर आ जाती है। एंड स्क्रॉटम का मेन रोल होता है इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, जो कि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम रखा जाता है बिलो द नॉर्मल कोर टेम्परेचर, क्योंकि ये हमारी पेल्विक कैविटी के बाहर पड़ा होता है। नाउ व्हाट हैपेंस जब दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब क्रीमास्टर मसल जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड से एसोसिएटेड थी जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है,
तो वो क्या करती है, ये टेस्टिस को बॉडी के पास ले जाती है ताकि हीट का एब्जॉर्प्शन हो सके। एंड डार्टोस मसल क्या काम करती है, स्क्रोटम को टाइट कर देती है ताकि हीट लॉस कम हो सके, राइट। तो एक हीट को लेने में हेल्प कर रही है एंड एक हीट को कंजर्व करने में, उसका लॉस ना हो इसलिए हेल्प कर रही है, राइट। सो क्रेमास्टर मसल की लोकेशन आप देख सकते हो कहाँ पे है, एंड डार्टोस मसल जो आउटसाइड पड़ी है उसकी लोकेशन देख सकते हो। राफे जो कि इसकी लेटरल डिवीजन है एक्सटर्नली, वो भी देख सकते हो। स्क्रॉटल सेप्टम जो इसको इंटरनली लेटरल डिवाइड करी, वो भी आप देख सकते हो एंटीरियर व्यू में। नाउ वी हैव द लास्ट पोर्शन दैट इज पीनिस, जो कि एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के अंडर ही आ रहा है। पीनिस के पास यूरेथ्रा होता है। इट इज़ द पैसेज वे फॉर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ठीक है, ये दोनों का पैसेज वे होता है। एंड सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स की अगर बात करें, सो यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ठीक है, फिर इंटरनल यूरिनरी ऑरिफिस आ गया, ठीक है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा आ गया 2 to 3 सेंटीमीटर का, बल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड आ गया, आइदर साइड पे पी शेप्ड होता है, ठीक है, डीप मसल ऑफ पेरिनियम के अंदर एम्बेडेड होता है। फिर आ गया रूट ऑफ पीनिस, जो कि पहला पार्ट है। रूट ऑफ पीनिस के अंदर भी 2 पार्ट्स में है, बल्ब ऑफ पीनिस जो कि आप बल्ब शेप देख रहे हो, और क्रस ऑफ पीनिस जो कि आप ये ऐसे एक्सटेंशंस देख रहे हो, राइट। देन वी हैव बॉडी ऑफ पीनिस। बॉडी ऑफ पीनिस के अंदर आप 2 तरह का डिवीजन देख सकते हो, कॉर्पस कैवर्नोसा पीनिस एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पीनिस, ठीक है। कॉर्पस कैवर्नोसा पीनिस ऊपर को पड़ा हुआ है एंड मतलब अंदर को है अराउंड द क्रक्स ऑफ पीनिस, एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो लाइनिंग सी देखने को मिल रही है हमको। सो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के पास ना इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर बहुत सारे ब्लड साइनसेस होते हैं जो एंडोथेलियल सेल से लाइंड होता है और स्मूथ मसल से और इलास्टिक टिश्यू से लाइंड होता है। इरेक्टाइल ये इरेक्टाइल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने के लिए होता है, राइट। ओके, सो नाउ वी हैव आगे का रीजन अगर देखें तो कोरोना नाम का रीजन है, ग्लैंस पीनिस है, एंड परप्यूज है जिसको फोर स्किन भी बोल देते हैं, राइट। और उसके बाद एक्सटर्नल ऑरिफिस आ जाता है या एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ट्रांसफर सेक्शन में यही बताया कि कॉर्पस कैवर्नोसा के पास में 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की, ठीक है, जो कि इंटरनल लेयर है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे डीप आर्टरी ऑफ पीनिस जो कि इसको सप्लाई दे रही होगी। एंड देन वी ऑल्सो हैव द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पीनिस, ठीक है। तो इसके पास लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ऑफ, ठीक है। देन वी हैव स्पॉन्जी और पिनाइल यूरेथ्रा। सो यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम डॉर्सली फोकस करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो पहले तो स्किन आ गई, देन सुपरफिशियल डॉर्सल वीन आती है, सबक्यूटेनियस लेयर आती है, डीप डॉर्सल वीन आएगी, डॉर्सल आर्टरी आएगी, डीप डॉर्सल आर्टरी, एंड फेशिया आ जाएगा, राइट। सो ये इसका डिवीजन है। बॉडी ऑफ पीनिस को अगर हम डिटेल में देखते हैं तो इसके पास 3 सिलेंड्रिकल मासेज ऑफ टिश्यू सराउंडेड बाय ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया विच इज अ फाइब्रस टिश्यू, डॉर्सोलेटरल मास एंड मिड वेंट्रल मास। डॉर्सोलेटरल मास 2 नंबर में होते हैं एंड मिड वेंट्रल मास 1 ही नंबर में होता है। सो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा पीनिस और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम ये 1 होता है और ये 2 होते हैं, ठीक है, ये 1 है। सो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पीनिस डिस्टल एंड के पास ना एक्रॉन शेप होती है विच इज कॉल्ड ग्लैंस पीनिस। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से ही हमारा ग्लैंस पीनिस राइज करता है। ये रहा हमारा ग्लैंस पीनिस डायग्राम में। इट्स मार्जिन इज द कोरोना, और इसी के मार्जिन का नाम होता है कोरोना, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी डिटेल आ गई। देन रूट ऑफ पीनिस इज 2 पार्ट्स विच इज द बल्ब ऑफ पीनिस एंड क्योर ऑफ पीनिस, ठीक है। Bulb is the expanded portion of base of corpus spongiosum penis enclosed by bulbospongiosous muscle which aids in ejaculation, right? So root of penis अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, सो रूट में यहाँ पे ये बल्ब ऑफ पीनिस और क्रस ऑफ पीनिस की बात की जा रही है। तो बल्ब ऑफ पीनिस में हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल मसल आ गई, बल्बो स्पॉन्जियस मसल आ गई एक्चुअली विच एड्स इन इजैकुलेशन, और ये डीप मसल्स ऑफ पेरिनियम से ही इंफीरियरली अटैच होता है। क्योर ऑफ पीनिस इज 2 सेपरेटेड एंड ट्रैप पोर्शन ऑफ कॉर्पस कैवर्नोसा पीनिस, यानी कि कॉर्पस कैवर्नोसा पीनिस के सेपरेटेड पोर्शन को क्योर ऑफ पीनिस बोल देते हैं, राइट। सो वेट ऑफ पीनिस इज सपोर्टेड बाय 2 लिगामेंट्स कंटिन्यूस विद फेशिया। 2 तरह के लिगामेंट होते हैं, फंडिफॉर्म लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। फंडिफॉर्म लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट दोनों पीनिस के वेट को सपोर्ट करके रखते हैं, राइट। सो जो फंडिफॉर्म लिगामेंट होता है इंफीरियर पार्ट ऑफ लीनिया एल्बस से आता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स प्यूबिक सिम्फिसिस से आता है। तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट द पीनिस, राइट। तो ये सारा हमारा
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। इतने से फ्लो चार्ट में सारा डिटेल कवर्ड है जीजे टॉटरा बुक में से। ये आप इसमें से मेजर पार्ट्स देख सकते हो, किस तरह से हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ये सैजिटल प्लेन में दिखा रखा है, सैजिटल सेक्शन है। वास्ट डिफरेंस आ गई, प्यूबिक सिम्फिसिस, प्रोस्टेट, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर ग्लैंड जिसको बोल देते हैं, कैवर्नोसा पीनिस आ गया, स्पॉन्जियोसम पीनिस आ गया, कोरोनरा आ गया, ग्लैंड्स पीनिस आ गया, फिर फोर स्किन भी दिखा दिया, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस आ गया, रूट ऑफ पीनिस, एपिडाइडेमिस, टेस्टिस, स्क्रोटम। सो दीज आर ऑल द मेन पार्ट्स। फिर यहाँ पे सेमिनल वेसिकल आ गया एंड एम्पुला या डक्टस डेफरेंस जिसको बोलते हैं, जैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड इंटरमीडिएट या मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।